नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचकों के आलोचनात्मक कथन को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। कल के क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथनों को पढ़ा था। आज उसका पार्ट 2 है। यह 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। खासकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, नेट, जीआरएफ और जीआईसी कॉलेज लेक्चरर भर्ती के दृष्टिकोण से। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला कथन है, सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। वह अपनी भावनाओं, अपनी मान्यताओं अथवा विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा जो कलाकार होता है, जो कवि होता है, वह संपूर्ण सृष्टि की हित के लिए कला का साधना करता है। वह अपनी निजी भावनाओं, मान्यताओं और विचारों का प्रसार करने के उद्देश्य से कला का साधना नहीं करता है। ऐसा मानने वाले कौन आलोचक हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। और यह आलोचनात्मक कोटेशन उनकी किस रचना से लिया गया है? तो आलोचक की आस्था। आलोचक की आस्था किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। आलोचक की आस्था से यह महत्वपूर्ण कथन लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कथन, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन कैसा है? तो एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ऐसा कथन करने वाले कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। और उनकी इसका किस रचना से यह कथन लिया गया है? तो भारत की भाषा समस्या। भारत की भाषा समस्या किसका रचना है? तो रामविलास शर्मा का है। और यह कथन भारत की भाषा समस्या रामविलास शर्मा द्वारा लिखित रचना से उद्धृत है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, कला की विषय वस्तु न वेदांतियों का ब्रह्म है, न हेगल का निरपेक्ष विचार है। हेगल कौन है? एक पाश्चात्य वैज्ञानिक है। तो इस कथन में कहा गया है कि कला का विषय वस्तु न वेदांतियों में जो वेदों को मानने वाले होते हैं, कला का विषय वस्तु न वेदांतियों का ब्रह्म है, न हेगल का निरपेक्ष विचार है। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला का विषय वस्तु है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो रामविलास शर्मा है। और यह कथन उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, जीवन एक विस्मयकर विभूति है। जीवन क्या है? जीवन एक विस्मयकर विभूति है और मानवीय संबंध और भी विस्मयकर है। जीवन एक विस्मयकर विभूति है और जो मानवीय संबंध है इसमें और विस्मय कर देने वाला है, क्योंकि यह संबंध एक में एक धागे के तरह गुथा और उलझा हुआ होता है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र आज्ञे हैं। यह सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे हैं इस कथन को कहने वाले। और उनके किस रचना से यह कथन लिया गया है? तो आत्मनेपद। आत्मनेपद के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। नेक्स्ट कथन को देखते हैं, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। कविता क्या है? एक कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है। कवि के हृदय कविता क्या है? तो कवि की आत्मा का आलोक है, कवि के हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तुओं का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। जो बाहर की जो वस्तुएं होती है उसका अवलंब लेके क्या होती है? फूट पड़ती है। जैसे एक कवि है जो बाहर के वस्तु ले लेता है, मानिए एक चींटी को लेकर ही कविता लिख देता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर, ऐसे करके कई सारी कविताएं रचे गए हैं पहाड़ों को लेकर। तो यही कवि के अंदर का वह कविता आलोक होता है, उसके हृदय का रस होता है। लेकिन बाहर जो पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक दृश्य है, उसी का अवलंब लेकर कविता क्या होती है? फूट पड़ती है। इस कथन को कहने वाले कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना से यह कथन लिया गया है? तो मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की।
नेक्स्ट कथन देखते हैं। साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है। साहित्य मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर मन में अटाए नहीं अट सकता। ऐसा कथन करने वाले कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और उनकी किस रचना से यह कथन लिया गया है? तो ज्ञान शिखा। ज्ञान शिखा नामक रचना से लिया गया है। ज्ञान शिखा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। मनुष्य की सीमित बुद्धि के बाहर मानव के चेतन तत्व के से संबंध ज्ञान की सीमा से परे कोई भी शक्ति है जिससे समस्त सृष्टि शासित होता है। कवि क्या कहता है कि मनुष्य की जो सीमित बुद्धि के बाहर, मनुष्य के जो सीमित बुद्धि है उसके बाहर मानव चेतना तत्व से संबंध ज्ञान की सीमा से परे, मनुष्य ज्ञान की सीमा से परे मने हटके एक कोई शक्ति है जिससे क्या है, यह समस्त सृष्टि आलाहित है या शासित है या अनुशासित है। वह शक्ति क्या है? तो परमपिता परमेश्वर। ऐसा कथन करने वाले कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। और उनके किस ग्रंथ से यह कथन उद्धृत है? तो साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। साहित्य के सिद्धांत तथा रूप के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। सौंदर्य को हम वस्तुतः गुणों व रूपों का ऐसा सामंजस्य कर सकते हैं जो हमारे भावों में साम्य उत्पन्न कर हमको प्रसन्नता प्रदान करे तथा हमको तन्मय कर ले। सौंदर्य रस का वस्तुगत पक्ष है। ऐसा मानने वाले कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। गुलाब क्या है? गुलाब सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो जब सौंदर्य से संबंधित ऐसा कथन आए तो समझ जाइएगा बाबू गुलाब राय का है। और उनके किस रचना से यह कथन लिया गया है? सिद्धांत और अध्ययन से यह कथन लिया गया है कि सौंदर्य को हम वस्तुगत गुणों या रूपों का ऐसा सामंजस्य कह सकते हैं जो हमारे भावों में सामंजस्य उत्पन्न कर हमको प्रसन्नता प्रदान करे तथा हमको तन्मय कर ले। सौंदर्य रस का वस्तुगत पक्ष है। ऐसा कथन बाबू गुलाब राय का है। उनके रचना सिद्धांत और अध्ययन से यह कथन लिया गया है। सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को। कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रिय है। कला क्या है? एक कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रिय है तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ऐसा कथन कहने वाले कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। नेक्स्ट कथन है। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। अर्थात नई कविता में मुक्तिबोध कोई भी आलोचना होती थी जैसे छायावाद में निराला जी की आलोचना होती थी। ऐसा कथन करने वाले कौन है? तो डॉक्टर नामावर सिंह है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी। मुक्तिबोध की कविता क्या है? अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कमी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है। ऐसा कथन मुक्तिबोध के बारे में कहने वाले कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह ही ऐसा कथन कहने वाले हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं, भावना, ज्ञान और कर्म जब बराबर सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। ऐसा कथन करने वाली कौन है? महादेवी वर्मा है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
तो सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना ही है, संकीर्ण एकदेशीय नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य के संबंध में यह कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सौष्ठ्य मुक्तक छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। मुक्तक छंद के विषय में यह कथन किसने कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का यह कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। आदर्शवाद जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। ऐसा कथन कहने वाले कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। उन्होंने आदर्शवाद को आकाश की संज्ञा दिया है और उच्च बताया है, जबकि यथार्थवाद को एक पथरीली धरती और लघुता की संज्ञा से संबोधित किए हैं। नेक्स्ट कथन है। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवाद ही जिसका नाम है कि जो सच्ची आंखों देखी घटनाओं पर वर्णित हो, उसे यथार्थवाद रचना कहते हैं, यथार्थवादी रचना थे। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। यही क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का कथन है और मुंशी प्रेमचंद्र जी का अक्सर कहानी यथार्थवाद से संबंधित होती है। नेक्स्ट कथन है। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। ऐसा कथन कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं। नेक्स्ट है। जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। जगत क्या है? अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ऐसा कथन कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं। रस ऐसी वस्तु है, बस्ती नहीं, रस ऐसी वस्तु है। रस ऐसी वस्तु है, रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है। इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी अनुभव में आवे मानिए, न आवे मानिए। ऐसा कथन कहने वाले कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहते हैं कि रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है। इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं। कभी अनुभव में आवे मानिए, न आवे मानिए। नेक्स्ट कथन है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। ऐसा कथन छायावाद के संबंध में कौन कहते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास से यह कथन लिया गया है। वे भारतेंदु सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। वे किसके लिए, वे नामक सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारतेंदु के हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यह सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा था। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए, अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐदा बेढंग प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। ऐसा मानने वाले कौन हैं? ऐसा कथन करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है।
इनकी सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त है? पद्माकर। पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो अनुभूति में मग्न हो जाते हैं। पद्माकर के बारे में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उनके हिंदी साहित्य के इतिहास से यह कथन उद्धृत है। नेक्स्ट देखते हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में यह कथन कहा है। यह कथन उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। नेक्स्ट है, तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं है। यह कथन कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और यह कथन उनके चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। नेक्स्ट कथन है, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय की अनुभूति साहित्य में रस और भाव कहलाती है। चिंतामणि भाग 2 से यह कथन लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। शब्द शक्ति रस और अलंकार। शब्द शक्ति रस और अलंकार ये विषम विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनके अंतर्भूत करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत सूक्ष्म मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। ऐसा कथन करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और यह कथन काव्य में अभिव्यंजनावाद से यह कथन लिया गया है। काव्य में अभिव्यंजनावाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि शब्द शक्ति रस और अलंकार ये विषम विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनके अंतर्भूत करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत सूक्ष्म मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। अस्थायी साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है। मनुष्य मात्र की मनोवृत्तियों, उनकी आशंकाओं, आकांक्षाओं और उनके भावों विचारों का यह अक्षय भंडार है। यह कथन कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। कवियों का यह काम है कि वे जिस पात्र अथवा वस्तु का वर्णन करते हैं उनका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा शब्द रूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने से वह रस सुनने वाले के हृदय में जागृत हो जाता है। कि कवियों का यह काम है कि वे अपने पात्र अथवा वस्तु का वर्णन करते हैं, उसका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा शब्द रूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने से वह रस सुनने वाले के हृदय में जागृत हो जाता है। मान लीजिए कभी कोई कहानी या उपन्यास लिखता है। जब हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं तो हम ऐसे गुम हो जाते हैं कि मानो को वह हकीकत में वह घटना घट रही है हमारे आंखों के सामने से। तो वही यह इस कोटेशन में कहा गया है। इस कथन को कहने वाले कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और यह कथन रसक के रंजन उनके रचना रसक के रंजन से लिया गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। नेक्स्ट कथन है आलोचना समुच्चय आलोचना संग्रह का प्रकाशन किया। यह किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधु विनोद किस काल में लिखा गया? तो द्विवेदी युग में लिखा गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं ऑनलाइनर। हिंदी की प्रथम व्यवहारिक समीक्षा समाहित
है किसमें समाहित है? संयोगिता स्वयंवर में। संयोगिता स्वयंवर लाला भगवान दास का लिखा गया रचना है। हिंदी की प्रथम व्यवहारिक समीक्षा समाहित है किसमें समाहित है? तो संयोगिता स्वयंवर। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। मार्क्सवाद क्या सिखाता है? कि हर चीज़ पर डाउट करो। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट है, तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन करने वाले आलोचक हैं तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन करने वाले कौन हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। मानवीय मूल्यों में गहन आस्था रखने वाले आलोचक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मानवीय मूल्यों में गहन आस्था रखने वाले कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, मनुष्यता को साहित्य और रस का पर्याय मानने वाले आलोचक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मनुष्यता को साहित्य और रस का पर्याय मानने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वर्ण भेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक कौन है? तो वर्ण भेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक हैं तो नामावर सिंह हैं। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित आलोचक कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र हैं। फ्रायड के सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी से प्रभावित आलोचक डॉक्टर नागेंद्र हैं। समकालीन समीक्षा की दोनों धारा वस्तुवाद और भाववाद का समन्वय का प्रयास किया। किसने प्रयास किया? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा इसका प्रयास किया गया। आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना करने वाले आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट है, दार्शनिक अनुशासन के आलोचक कौन है? तो डॉक्टर देवराज हैं। आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगेगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ऐसे कोटेशन भरे सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।